आदाब। मुनसिफ टीवी की खास पेशकश बियॉन्ड बॉर्डर्स में आपका इस्तकबाल है और मैं हूं सैयद अहमद जिलानी। बियॉन्ड बॉर्डर्स में आज बात करेंगे शर्म अल शेख गजा पीस मुआहदे में फिलिस्तीन को लेकर अमन की कोशिश या वक्ती सुकून। फिलिस्तीनी रियासत पर खामोशी क्यों? क्या 2 स्टेट सोल्यूशन के बगैर अमन मुमकिन है? नाज़रीन, मिस्र के शर्म अल शेख में गजा जंगबंदी के हवाले से मिस्र, कतर, तुर्की और अमेरिका के मुश्तरका एलामिया जारी किया गया, जिसका मकसद खित्ते में जारी खूनरेजी को रोकना और इंसानी बहरान पर काबू पाना है। इस मुश्तरका बयान में फ़लस्तीन और इसराइल को मसावी इंसानी हुकूक देने का एतराफ़ किया गया। ये एक मुस्बत पेशरफ्त मानी जा रही है, ख़ास तौर पर जब यह बयान ट्रंप इंतज़ामिया की जानिब से भी तस्लीम किया गया, जो उमूमी तौर पर इसराइल नवाज पॉलिसियों के हवाले से पहचानी जाती हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि फ़िलिस्तीनी स्टेट की बात इस पूरे बयान में कहीं नज़र नहीं आती, सिवाय मिस्र के अल-सीसी ने कहा 2 स्टेट सोल्यूशन अमन के हुसूल का वाहिद रास्ता है। बड़ा सवाल यह है कि क्या फ़िलिस्तीनी अवाम के लिए सिर्फ इक्वल राइट्स की बात काफ़ी है? क्या बगैर स्टेट ऑटोनॉमी के इक्वेशन मुमकिन है? क्या जंगबंदी दरहकीकत लास्टिंग पीस की तरफ कदम है या महज एक वक्ती ब्रेक है? तो इस अहम मुद्दे पर बात करने के लिए आज हमारे साथ खास मेहमान हैं डॉक्टर राजन कोचर साहब, एक्सपर्ट हैं इंटरनेशनल अफेयर्स के, और दूसरे खास मेहमान शिवाजी सरकार जी, सीनियर जर्नलिस्ट है। आप भी इस तरह के मामलों पर गहरी नजर रखते हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर राजन जी, जिस तरह से इस जंगबंदी को आपने देखा, पूरा इजराइल की पार्लियामेंट का, फिर शर्म अल शेख में, किस तरह से देखते हैं सर, टेम्पररी सॉल्यूशन और लॉन्ग टर्म पॉलिसी? धन्यवाद जिलानी साहब, बहुत इंपॉर्टेंट ये अभी मुद्दा है, बिकॉज आज एक बहुत मोन्यूमेंटल डिसीजन हुआ है जी, और आपके पूरे जितने भी होस्टेजेस आपके जीवित थे वो अभी वापस हो गए, और पैलेस्टीनियंस भी, प्रिजनर्स भी आपके वापस हुए जी। और अगर मैं चीज एनालाइज करता हूं तो मैं इस नतीजे पे आ रहा हूं कि ये पीस प्लान का कैटलिस्ट क्या था, तो क्या वजह थी कि ये पीस प्लान अभी बना, और पहले के जितने भी एफर्ट्स थे पीस प्लान के वो नाकाम रहे जी। तो मुझे ऐसा लगता है कि खासतौर पे जो रीजन मुझे नजर आते हैं वो एक रीजन है कि जब दोहा के ऊपर इजराइल का अटैक हुआ जी। अब आपको समझना पड़ेगा कि दोहा और हमास के बहुत क्लोज रिलेशंस हैं, कतार और हमास के जी। और अगर कतार को कोई सपोर्ट मिलती है इस रीजन में, लॉजिस्टिक्स भी ले लीजिए, और आपने देखा होगा हमास के काफी लीडर्स हैं जहां पे उनके रेजिडेंसेस दोहा में हैं। हाँ। तो मुझे ऐसा लगता है कि कतार ने अपने आप को वनरेबल समझा और हमास के ऊपर प्रेशर डाला कि आप ये पीस का जो समझौता है इसको एक फेज मैनर में पूरा करो जी। फेज 1 की सहमति हुई जी, और फेज 1 में जब हमने देखा कि आपके होस्टेजेस के एक्सचेंज हुए और इस टाइप का जो इजराइल फोर्सेस को बताया गया, उसको बोला जाता है एक येलो लाइन, एक गजा में एक येलो लाइन बनाई गई कि आप इस येलो लाइन पर रहेंगे। पर आज भी हमने देखा कि इजराइल ने 5 पैलेस्टीनियंस को मारा है। हाँ, सस्पेक्ट बताया और मार दिया। हाँ, तो अभी ये सिचुएशन हम जैसे आगे अपना देख रहे हैं। फेज 1 तो मैं मानता हूं कि हमास ने प्रेशर में मान लिया कि भाई होस्टेज वापस, बिकॉज आज नहीं तो कल ये चीज होने को थी, और कतार तो ये लग रहा था कि अगर ये चीज नहीं होगी तो कतार काफी वनरेबल रहेगा जी, क्योंकि अमेरिका जो उसको एक सिक्योरिटी अम्ब्रेला देता है वो इजराइल के खिलाफ नहीं जा सकता है। बिल्कुल। और आपने ये भी देखा कि जब इजराइल ने अटैक किया था दोहा पे, उस टाइम पे अमेरिका ने
इजराइल के अगेंस्ट ऐसी कोई स्ट्रॉन्ग एक्शन नहीं लिया। जी हाँ, सिर्फ नाराजगी दिखाई। हाँ, तो वो नाराजगी तो सेमेंटिक्स है ना, जो हम इसको बोलते हैं कि एक कम्युनिकेशन का जरिया है, एक सिग्नलिंग का जरिया, उसके अलावा कुछ नहीं था। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी अगर हम फेज 2 की बात करें, बिकॉज 4 इंपॉर्टेंट मुद्दे हैं, मैं इसको यहां पे रखना चाहूंगा, उसके ऊपर हम डिस्कस कर सकते हैं। बिल्कुल, मैं आगे बढ़ूंगा, मैं इनको भी शामिल कर लूं, शिवाजी सरकार साहब को। शिवाजी जी, जिस तरह से ट्रंप मैनेजमेंट का इक्वल राइट्स की जो बात की गई है, जो मोटी मोटी बातें अब तक निकल कर आई, ये एक बड़ी तब्दीली है, मगर क्या अमली शक्ल इख्तियार कर पाएगा? क्योंकि फिलिस्तीनी स्टेट का जिक्र ना होना क्या एक जानबूझकर नजरअंदाज किया गया है? फिलिस्तीनी स्टेट के लिए कोई तैयार आसानी से होगा नहीं। सिर्फ इक्वल राइट्स बता रहे हैं इजराइल को और फिलिस्तीन को, लेकिन स्टेट नहीं रहेगा फिलिस्तीन के पास। जी जी, वहां के जो हालात हैं, उस हालात में भले ही अभी कुछ दिनों के लिए चीजें कुछ ठंडी पड़ जाए, जैसा कि अभी दिख रहा है शायद पड़ रही है, तो मुझे इससे कोई कंप्लीट सोल्यूशन नहीं दिख रहा। कंप्लीट सोल्यूशन तभी हो सकता है जब पैलेस्टीनियंस को उनको पूरा अपने राइट्स मिले। जी, यानी कि जब तक वो पैलेस्टीनियन स्टेट अलग से नहीं बनेगा, मुझे नहीं लगता है कि ये जो इजराइल और पैलेस्टीन का इशू है जी, वो सॉल्व हो सकता। ना उसके लिए इजराइल तैयार होगा, ना अमेरिका तैयार। ये सबसे बड़ी चीज, क्योंकि उनके जो बहुत सारे इंटरेस्ट हैं, वो ये कभी नहीं चाहेंगे पैलेस्टीनियंस को इक्वल राइट्स भले ही दे दें, पर इक्वालिटी नहीं देंगे। जी, तो ये इक्वालिटी देने की जहां तक बात है, पैलेस्टाइन का जिस तरह से अगर आगे आप देखें, पैलेस्टाइन को पूरा जो है रिबिल्ड करना पड़ेगा, और उसके लिए $1 ट्रिलियन से ज्यादा चाहिए। वो पैसे कहां से आएंगे, इस बारे में कोई बात नहीं। तो ये जो सारा रिहेबिलिटेशन है, वहां के लोग जो टूटे फूटे मकान है, उसी में कहीं कुछ गुजारा कर रहे हैं, जो थोड़े से खुद अच्छी किस्मत वाले हैं, पर बाकी लोग तो जिस तरह से जिन हालातों में हैं जी, वो तो मैं समझता हूं कि बहुत ही बुरी हालत है जी। तो इन सारी चीजों से कैसे आगे जाएगा? दूसरी एक तीसरी एक चीज और है, ट्रंप का पर्सनल इंटरेस्ट जो है पैलेस्टाइन के जो जमीन है वहां पर जी, वहां वो अपना बिजनेस बढ़ाना चाहते। उसके बारे में उन्होंने अभी खुल के कुछ नहीं कहा जी, पर वो कुछ ऐसा भी नहीं कहा कि वो नहीं करेगा। ये कई जो चीजें हैं जो वहां, जिसको ये पैलेस्टीनियन सिचुएशन काफी कॉम्प्लेक्स बनाती जी, उस पर कोई बातचीत अगर हुई भी है तो सामने नहीं आई। पर जहां तक लगता है उस पर अभी कोई बातचीत नहीं है। अभी जिससे बातचीत नहीं हो रही है कि इजराइल जो है किसी भी तरह से उनका जो टैक्स है उसको रोके, और इतने ही राहत पैलेस्टीनियंस को, जहां तक हम देख रहे हैं इतना ही हुआ है। इसके आगे कैसे क्या होगा, वो रास्ता जो अभी देखना है कि वो कैसे बनता है। जब तक वो रास्ता नहीं बनेगा जी, तब तक जिस पीस की हम बात कर रहे हैं, कंटिन्यूड पीस जी, वो कैसे आएगा अभी ये समझना बात जी। बिल्कुल डॉक्टर राजन, जिस तरह से आपने भी 2-3 चीजों का जिक्र करना आप चाह रहे थे, इक्वल राइट्स दिए जाएं मगर स्टेट ना हो, तो फिलिस्तीनी अवाम के लिए, फिलिस्तीन की जनता के लिए इसका क्या मतलब होगा सीधे तौर पर? देखिए, ये जब समझौता बनाया था जी, जिसने भी बनाया था उसने एक बहुत तरीके से बनाया है कि इसमें इस तरीके से बनाया जाए कि हमास भी एग्री कर दे, और एक हम इसको अंग्रेजी का शब्द है एम्बिग्यूटी, एक एम्बिग्यूटी मीन्स एक अनसर्टेनिटी, एक हम कोई चीज स्पेसिफाई ना करें इसमें, पर हम उसका जिक्र करेंगे इक्वल राइट। देखिए, इक्वल राइट्स का कुछ भी मतलब हो सकता है। हाँ, अब इक्वल राइट्स का जब जैसा मौका होगा उसको वो वजाहत करेंगे। हाँ, तो ये जब पीस पैक्ट बनाया गया ना, ये लैंग्वेज ऐसी इस्तेमाल करी गई कि हमास को लगे कि उनको भी कुछ मिल रहा है इससे, एक बराबरी हो रही है। तो बिकॉज एक वन साइडेड एग्रीमेंट नहीं आ रहा है इजराइल की तरफ, जी। तो
वो हमास को टेबल पे लाने के लिए ये एक सिर्फ जरिया है। आप देखिए, इसको आपने फेज 1 तो हासिल कर लिया। हाँ, अब फेज 2 में जो पेचीदा मसले हैं जिसमें हमास की एग्रीमेंट नहीं है, सबसे पहले है कि डिसआर्मामेंट के आप अपने हथियार जमा करें। हाँ, दूसरा है कि आप गजा को छोड़ें। तीसरा है कि आप यहां पे जो इंटरनेशनल स्टेबलाइजिंग फोर्स आएगी जी, वो कौन होगा उस फोर्स में? क्या उसमें कतार के सोल्जर्स आएंगे, इजिप्ट के आएंगे, पाकिस्तान के आएंगे, किसके आएंगे? बिकॉज मीडिया में तो हर एक चीज चल रही है कि ये भी आ रहा है या वो भी आ रहा है, बट हाँ, आपका ब्लैक एंड व्हाइट में जो आपने 20 पॉइंट फॉर्मूला आपने बना के दिया उसमें इसका जिक्र नहीं है। राइट। और चौथा इंपॉर्टेंट है कि अब आप जो गवर्नेंस कौन करेगा? देखिए, आप इस एरिया को किसके हवाले देंगे? बिकॉज अगर आप रिकंस्ट्रक्शन की बात करते हैं, रिकंस्ट्रक्शन में 8 से 10 साल लगे। बिल्कुल। तो 10 साल में इस एरिया की हुकूमत कौन चलाएगा? हाँ, और हमास ने, फिलिस्तीन के लोगों ने क्लियर किया कि हम बाहर की ताकतों को कबूल नहीं करेंगे, ये पहले क्लियर है जी। तो मेरा ये मानना है, ये मेरा अपना एनालिसिस है कि ये एक बहुत अच्छा फोटो ऑप्स था कि इसको प्रेसिडेंट ट्रंप ने अपने आप को अनाउंस कर दिया एक स्ट्रॉन्ग कंटेंडर फॉर द नोबेल पीस प्राइज, कि मैंने ये युद्ध रुकवा दिया है। और मुझे ये लगता है कि ये कुछ चंद दिनों की बात है, ये युद्ध से छिड़ जाएगा। इसका रीजन है जी, जब तक आईडीएफ गजा को छोड़ेगा नहीं तो यहां पे पीस नहीं आ सकती। बिल्कुल। और हमास इंसिस्ट करेगा कि आईडीएफ को वापस जाना चाहिए, फिर उसके बाद वो सोच सकते हैं हथियार को देना ना देना। और खास तौर पे जब हमास ही एक सोल रिप्रेजेंटेटिव थे पैलेस्टीनियंस के लिए जी, और जितने भी होस्टेजेस जो पैलेस्टीनियंस के हैं वो हमास ने छुड़ाए। बिल्कुल। तो आप हमास को अलग कैसे कर सकते हैं इस एरिया से, इस कौम से? बिकॉज आफ्टर ऑल वो भी तो पैलेस्टीनियंस ही हैं। तो आप उनको एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन आपने बना दिया, आपने वो कर दिया। वो तो अपने फ्रीडम के लिए लड़ रहे हैं। बिल्कुल। वो जो तरीका था जो लड़ने का, हम उस पर डिबेट कर सकते हैं, क्वेश्चन मार्क लग सकता है कि जो वो 7 अक्टूबर का तरीका था, हाँ, वो सही था गलत था। बिल्कुल। पर और दूसरा लास्ट पॉइंट है कि आपकी नजर मैं वेस्ट बैंक में भी लेके जाऊंगा जी, बिकॉज जब हम पैलेस्टीनियंस की एक पीस की बात करते हैं, स्टेट की बात करते हैं, गजा में अगर पीस आ गई, एक टेम्पररी हम मान के चलते हैं पीस आ गई है, तो क्या वेस्ट बैंक में पीस आई है? जी, बिकॉज उसकी बात तो कोई कर ही नहीं रहा और वहां पे नजर किसी के भी नहीं जा रही है। आपने इसको देखा होगा 10 साल के बाद 22 इजरायली ज्यूज सेटलमेंट्स सैंक्शन हुए हैं, जो इजराइल की कैबिनेट ने 2 महीना पहले अनाउंस किया था। तो इससे इंटेंशन क्या है इजराइल का? इसका इंटेंशन है कि वो वेस्ट बैंक में अपनी पकड़ को और मजबूत करना चाह रहे हैं। बिल्कुल। पैलेस्टीनियंस को मार्जिनलाइज करना चाह रहे हैं वहां पे। और मुझे ऐसा लगता नहीं है जब तक आप 2 स्टेट की बात नहीं करेंगे, जब तक आप हमास को इस गवर्नेंस के मॉडल में लेके नहीं आएंगे, यहां पे पीस हो पाएगी। बिल्कुल। शिवाजी सरकार जी, डॉक्टर राजन ने जिस तरह से सवाल किया कि जब तक के फिलिस्तीन के लोगों को या हमास जो अपनी जमीन के लिए लड़ रहा था उसको हुकूमत के हिस्से में शामिल नहीं करेंगे, अमन नहीं होगा। और यहां पर हमने मिस्र में भी देखा, अल सीसी ने क्लियर कहा कि 2 स्टेट सोल्यूशन ही इस पूरे मसले का हल है, किसी ने नहीं कहा। तो क्या लगता है कि इसमें ऐसा कोई मैकेनिज्म आके देखने को मिलेगा? देखिए, अभी किसी ने मैकेनिज्म के बारे में बात ही नहीं। इस बारे में जहां मीटिंग हुई वहां के सदर ने कह दिया कि साहब 2 स्टेट सोल्यूशन ही मसले का हल है। बात तो पहुंच गई सबको जी। तो सभी जानते हैं कि 2 स्टेट ही सोल्यूशन है।
तो 2 स्टेट्स की बात कोई उस तरह से कर नहीं रहा। तो ठीक है, हम समझ रहे हैं, आप समझ रहे हैं, वो साहब समझ रहे हैं, तो भी ये सब समझ रहे हैं कि जी पैलेस्टीनियन स्टेट एक अलग होना चाहिए जी। क्योंकि देखिए, सबसे बड़ी अगर चीज उसमें गड़बड़ी अगर आप देखें इजराइल की तरफ से कहा, जैसे पार्टीशन मान लीजिए हिंदुस्तान का हुआ, पर हिंदुस्तान ने जितने भी यहाँ के रिहायशी लोग हैं जी, सबको, शहरियों को लेकर एक मुल्क बनाया और सबको बराबर के राइट दिए। सब अपने अपने हिसाब से हर जगह अपनी हुकूमत कर रहे हैं स्टेट्स में जी। तो इजराइल का पैलेस्टीनियन का जो है इशू जो है वो शुरू से ही ऐसा नहीं था। इजराइल को वहां थोपा गया है और पैलेस्टीनियन जो वहां रह रहे थे उनको क्या गया, आपके यहाँ कोई हक ही नहीं है। तो ये जो चीजें हैं और जिस तरह से वहां का स्टेट बना, उस स्टेट में अगर प्रॉपरली सारी चीजों को शुरू से ही दोनों को शामिल करके किया जाता तो मैं समझता शायद आज जो हालात हो रहे हैं वो शायद ना होते या कम हो, पर वो तो कभी किया ही नहीं गया। इजराइल के तरफ से, अमेरिका की तरफ से, यूके की तरफ से जो शुरुआत में जो थे, बाकी उसके बाद बाकी भी जो वेस्टर्न स्टेट हैं, उन सबकी कोशिश यही रही है कि पैलेस्टीनियंस को जो है किसी भी तरह से दबाओ, खदेड़ो, मारो, जो भी करो, पर उनको जो है उनका हक मत। तो ये चीजें अभी खत्म नहीं हुई है। जो भी शर्म में जो कुछ बात हुई या जो कुछ लिख के जितना सामने आया उसमें ये बात नहीं है। और ये मैं समझता हूं कि अब जो है पूरी जो वर्ल्ड पावर्स हैं और खास करके इसमें जो है जो अरब स्टेट्स है, देखिए कुछ भी हो, जितने भी कुछ हो, कतार में हुआ, कतार सऊदी अरबिया में नहीं भी हुआ तो उनको भी इसको फेस करना पड़ता है। ये सारी चीजें हैं, उनको जो है वो जब तक खुल के इस बात को नहीं करेंगे तब तक ये सॉल्यूशन नहीं। बार बार सब आपके ट्रंप इजिप्ट को कह रहे हैं कि आप पैलेस्टीनियंस को वहां ले लें, इजिप्ट क्यों लेगा? तो ये सॉल्यूशन नहीं है। तो सॉल्यूशन के लिए जो है अभी जो सिर्फ इतनी है कि ठीक है जंगबंदी की बात हो रही, तब तक तो चलिए ठीक है, पर इसके बाद क्या हो? बिल्कुल, जंगबंदी अपने आप में पीस नहीं है। तो पीस का जो प्रोसेस है और पैलेस्टीनियन की जो राइट्स है, उनको अपने हुकूमत करने का जो राइट, बिल्कुल, वो उस पर जो है खुल के बात होनी चाहिए और तभी जाकर इसका सॉल्यूशन है। नहीं तो ट्रंप अगर वहां के रिसोर्ट्स बनाते रहेंगे तो कुछ सॉल्यूशन तो नहीं। जी डॉक्टर आजम साहब, इस पूरे एग्रीमेंट में क्या आपको ये लगता है कि इस तरह का कोई मैकेनिज्म है कि दोबारा जंग में जाने से रोका जाए और निगरानी करें, फिर उसकी खिलाफ वर्जी हो तो पाबंदी लगा दी जाए? ऐसा कोई मैकेनिज्म इसमें दिखाई दिया आपको? क्योंकि आज का भी जिक्र आपने भी किया, मैंने भी जिस तरह से कहा कि आज ही 5 लोगों को मार दिया। सीज फायर का मतलब गोली नहीं चलनी चाहिए, फिर ये किस तरह की पाबंदी है? देखिए मैं बताता हूं, इंटरनेशनल प्रेशर बहुत था, स्पेशली ह्यूमैनिटेरियन एड के मामले में जी, और उसको चालू करना बहुत जरूरी था। ये एक मैकेनिज्म है सीज फायर का, एक टेम्पररी, कि आप ह्यूमैनिटेरियन एड को चालू करें। और उनरवा कहता है कि एड आने भी नहीं दे रहा है, मदद भी नहीं पहुंचने दे रहा है इजराइल। वो कुछ कंफ्लिक्टिंग रिपोर्ट्स आ रही है, कई से रिपोर्ट्स आ रही है कि 600 ट्रक आज अंदर आई है। अब वो एक्चुअली आई है नहीं आई है, वो एग्जैक्ट कंफर्मेशन तो आपको नहीं मिल पाएगा। उनरवा का स्टेटमेंट है कि वो रोक रहा है। अच्छा, रोक जी, हाँ। तो अगर वो रोक रहा है तो फिर ये सीज फायर क्या सीज फायर है ये? हाँ, तो अगर आप एड को अंदर नहीं जाने दे रहे हैं, अब अगर आपको होस्टेजेस से ही मतलब था कि हमको अपने होस्टेजेस ही चाहिए जी, और इसलिए आपने सीज फायर किया, बिकॉज आप जानते हैं कि इजराइल के अंदर भी बहुत प्रेशर था नेतन्याहू के ऊपर जी, कि वो होस्टेजेस को रिलीज नहीं कर पाए। और आज नेतन्याहू शायद एक बड़े हीरो बन चुके हैं इजराइल में जी, बिकॉज जिस तरीके के विजुअल्स आ रहे हैं कि लोग अपने रिश्तेदारों से मिल रहे हैं और छोड़े जा चुके हैं जी, तो मुझे ऐसा लगता है और एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग है, बिकॉज अगर इसका ब्लूप्रिंट आप देखें कि किस तरीके से ये आपका पीस अकॉर्ड बना है, ये एक लॉन्ग टर्म पीस की तरफ नहीं लेके जा रहा। और उसको मुझे ऐसा लगता ही नहीं है कि यहां पे एक लॉन्ग टर्म पीस आएगा। और अभी
अभी क्योंकि होस्टेजेस आपको मिल चुके हैं, तो अभी ऐसा कोई कंस्ट्रेंट नहीं है इजराइल को। मुझे ऐसा लगता है कि एक ऑल आउट ऑफेंसिव भी किया जाएगा, बिकॉज आप देखिए जी, वर्ल्ड ओपिनियन से इजराइल को कोई फर्क नहीं पड़ा है। हाँ, चाहे आप यूएन में चले जाइए, चाहे आप इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में चले जाइए, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में चले जाइए, कोई लॉ काम ही नहीं करता वहां। कोई लॉ तो आज एक वर्ल्ड ने देख लिया है कि ये जो मल्टीलैटरल ऑर्गेनाइजेशन है, इनकी कोई अहमियत नहीं रही। और अगर कल मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, अगर चाइना ताइवान के ऊपर हमला कर देता है इस तरीके के माहौल को देखते हुए, तो वहां पर भी कोई बचाने वाला नहीं। हाँ, और अमेरिका 10 बार सोचेगा अंदर घुसने के लिए, क्योंकि अमेरिका का भी बहुत नुकसान होगा और कोई भी कंट्री अपने बॉडी बैग्स नहीं चाहता। जी जी, अफगानिस्तान में अमेरिकन ने काफी अपनी सोल्जर्स की कैजुअलिटीज हुई थी, इसलिए अमेरिका वहां से आया था। अपनी उसकी कंपल्शन थी वहां से आने के लिए जी। एक तो फाइनेंशियली बहुत पैसा वहां खर्च हो रहा था, और दूसरा अमेरिका के कैजुअलिटीज हो रहे थे वहां पे, और उससे पॉपुलैरिटी एक टॉप लीडर की अमेरिका में उसके प्रेसिडेंट की कम होती है। इसीलिए इसको फैसला लिया गया था कि भाई इनको वापस इसको भेजा जाए जी। तो मुझे ऐसा लगता है आने वाले वक्त में बहुत एक क्लैरिटी है सामने मुझे जी। तो ये एक टेम्पररी पीस है, और अगर ये पीस का उल्लंघन होगा, आप देखेंगे वेस्टर्न मीडिया जी एक मीडिया कैंपेन स्टार्ट करेगा, एक नैरेटिव स्टार्ट करेगा कि ये जो पीस का उल्लंघन है उसके लिए हमास जिम्मेवार। हाँ, बिकॉज हमास इसको छोड़ नहीं रहा है, और ये जो 20 पॉइंट फॉर्मूला था उसमें लिखा हुआ है कि हमास यहां से निकलेगा, तो ये पूरा ब्लेम हमास पे जाएगा, और आप देखेंगे इस टाइप का नैरेटिव बनाया जाएगा आगे, जिससे अमेरिका इसको जस्टिफाई कर सके कि इजराइल गजा में वापस क्यों आ गया है लड़ने के लिए। बिल्कुल, ये जस्टिफिकेशन पक्का ये दिया जाएगा कि भाई हमारे पास और कोई चारा नहीं था, क्योंकि हमास ने एग्री नहीं किया। अब हमने हमास अब तक का एक्सपीरियंस यही रहा है। बिल्कुल बिल्कुल जी जी। शिवाजी सरकार जी, एक चीज और है, अब ये अग्रीमेंट हो गया, अरब देश, इस्लामिक देश भी साथ में इसमें जुड़ गए, और सब ने कहा कि चलिए पीस टेम्पररी सही हो गया है, लेकिन इस अग्रीमेंट के बाद आपको क्या लगता है जो कब्जे वाले इलाके हैं या जो सरहदें हैं, वहां पर क्या पॉलिसियों को लेकर पूरे मिडिल ईस्ट में कोई तब्दीली मुमकिन आपको दिखती है, और इसके असरात मिडिल ईस्ट पे क्या होंगे? नहीं, मुझे नहीं दिखती जी। उस तरह की कोई तब्दीली इजराइल के अंदर कोई होनी। इजराइल के जो येलो लाइन्स है वो बने थे। वेस्ट बैंक की जो इश्यूज है और वहां जो सेटलमेंट्स की बात हो रही है, वो एक नई तरह की जो है, मैं समझता हूं कि डिस्टर्बेंस का आगाज करता है जी। गाजा में जिस तरह से अभी भी ये सारी चीजें डिसाइड होती है पेंटागन से, और पेंटागन की सारी चीजें जो डिसाइड होती है कॉन्वेंशनल कमिटीज। तो वो जो प्रोसेस है, अमेरिका कहीं चाहेगा कि इजराइल के ऊपर उसका जो एक राइट बनाओ, जो सारी चीजें वहां बनी हुई है, उसके वजह से जो एशिया पर वो एक हुकूमत चला, उसको वो छोड़ना नहीं चाहिए। जी जी। पर अब एक दूसरी तरफ जो है, अगर आप देखें जी, अगर ये अफगानिस्तान और पाकिस्तान के जो मसले हैं वो जिस तरह से वो बढ़ रहे हैं, वो किस तरफ ले जाएगा, इसको भी देखने की जरूरत है, क्योंकि अमेरिका उसको देख रहा है और अमेरिका वो इंटरवीन करने के लिए तैयार बैठ जी। दूसरी चीज एक और है, पाकिस्तान इजराइल के साथ जो भी हालात है उसमें उसके साथ जाने के लिए पूरा तैयार है। इन हालातों में जो आप कह रहे हैं अरब मुल्कों का क्या रुख रहेगा और सारी चीजें क्या होगी, ये मैं समझता हूं एक मेल्टिंग पॉट सा बन रहा है, और ये आसानी से कोई सॉल्व करने के लिए तैयार दिख नहीं रहा। बिल्कुल। तो इसलिए आगे चल के क्या होगा ये कहना अभी आसान नहीं है जी। पर सीधी सी चीज है, एक जो चीज हमको दिख रही है कि एक वेस्टर्न क्रिश्चियन डोमिनेशन जो है जी, उसके जरिए जो सारी चीजें काम हो रही है, जिसमें इजराइल भी शामिल
और वो जिस तरह से आगे बढ़ रहा, उसमें वो किसी और को वहां घुसने नहीं दे रहा। इसके साथ साथ जो देखिए सीरिया में का जो मसले हैं वहां, वो भी अभी सुलझना पाते। बिल्कुल। ईरान के ऊपर जिस तरह से अमेरिका दबाव बनाए हुए है, वो भी कोई बहुत अच्छी बात नहीं लगी जी। इसलिए तो दोस्ती का हाथ बढ़ा, लेकिन अमेरिका ईरान अभी आगे बढ़ने को तैयार नहीं, बिल्कुल वहां पर कोई उसने अहमियत नहीं दी। बिल्कुल जी। बहरहाल बहुत शुक्रिया, वक्त की कमी है आप दोनों का। बहरहाल आप लोग यही मानते हैं कि एक टेम्पररी पीस है, जैसे जैसे आगे बढ़ेगा वो हमको देखने को मिलेगा, क्योंकि ये प्लान पहले से तैयार था। राजन जी आपका, शिवाजी सरकार जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरे मुद्दे पर बात करने के लिए। बहरहाल ये जंगबंदी एक बिलाशुबा एक मुस्बत पेशरफ्त है, लेकिन फिलिस्तीनी अवाम के लिए सिर्फ इक्वल राइट्स की बात काफी नहीं है। बगैर रियासती खुद मुख्तारी के अमन का ख्वाब अधूरा ही रहेगा जब तक दो रियासती यानी 2 स्टेट सोल्यूशन को संजीदगी से अमली शक्ल नहीं दी जाती। ये जंग बंदी एक वक्ती वक्फा तो हो सकती है, देर पा अमन का जामिन नहीं है। बियॉन्ड बॉर्डर्स में फिलहाल इतना ही। आदाब। आपको रखिए बाखबर, देखिए मुनसिफ टीवी, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। स्क्रीन पर दिया गया बेल बटन जरूर दबाइए।